हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब सेशन कोर्ट के सामने जो ट्रायल होता है वो कैसे कैसे स्टार्ट होता है एंड उसका क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, जो सेक्शंस हम लोग कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं 248 से लेके 260 तक अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रायल का, इसको समझ लेते हैं कि ट्रायल होता क्या है। तो हिंदी में बेसिकली इसको बोलते हैं मुकदमा। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो हमारा कोर्ट है वो क्या करता है, जितने भी विटनेसेस हैं, जितने भी गवाह हैं, उनको देखता है, उनको सुनता है, या जो भी एविडेंस दिए गए हैं दोनों पार्टी के द्वारा, चाहे वो आपके प्रोसिक्यूशन की पार्टी हो चाहे वो डिफेंस हो, दोनों पार्टीज होती हैं उनको सुना जाता है, उनके विटनेसेस को सुना जाता है, जो भी एविडेंस दिए जाते हैं उनको भी देखा जाता है। एंड उसके बाद जो चार्जेस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं एक व्यक्ति के ऊपर, वो उसके ऊपर उसको डिसाइड किया जाता है क्या वो चार्जेस सही हैं, क्या वो चार्जेस सही नहीं हैं। तो यही है बेसिकली आपका ट्रायल। अच्छा, आप सब लोगों को पता था कि जो भी आपके सिविल केसेस होते थे उसमें जो दोनों पार्टीज होती थी, जनरली एक होता था प्लेंटिफ और दूसरा होता था डिफेंडेंट। अब लेकिन जब क्रिमिनल केसेस में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो ये प्लेंटिफ होता है इसकी जगह पे होता है आपका प्रोसिक्यूशन, एंड ये जो डिफेंडेंट होता है इसकी जगह होता है आपका डिफेंस। डिफेंस वो होता है जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर जो मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। एंड प्रोसिक्यूशन वो साइड होती है जो कि जो चार्जेस है, जो आरोप है वो लगा रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर आप समझते हैं सेक्शन 248। 248 हमें क्या बताता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट केस। यहाँ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका मतलब है आपका सरकारी वकील। तो क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रायल होता है, जब भी कोई भी जो मुकदमा होता है, जब वो आता है किसके सामने, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट के सामने आता है, तो वो कंडक्ट किया जाता है, मतलब वो जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाता है किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। मतलब जब भी सेशन कोर्ट के सामने कोई भी सुनवाई या कोई भी जब मुकदमा चलता है, तो उसको कंडक्ट कराया जाता है किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील के द्वारा। अब सरकारी वकील के द्वारा क्यों कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पर केस? तो क्रिमिनल केसेस में जब किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या किसी पर्सन के साथ कोई ऑफेंस या अपराध किया जाता है, तो वो सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट अपराध नहीं माना जाता, वो पूरे देश के या पूरे स्टेट के या पूरे समाज या पूरे लॉ के अगेंस्ट माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा स्टेट है वही चार्जेस प्रेस करता है, वही मुकदमा जो है उस व्यक्ति के खिलाफ करता है जिसने कि वो ऑफेंस, जिसने कि वो अपराध किया है। अब जो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके स्टेट को। यहाँ पे कोई प्राइवेट लॉयर नहीं हो सकता। अब आ जाता है सेक्शन 249 जो कि हमें बताता है ओपनिंग ऑफ द केस। इसमें क्या होता है? तो ऐसे केसेस में जब अक्यूज्ड है, मतलब जिस पर्सन पे आरोप लगे हैं, जो भी अभियुक्त पर्सन है, जब वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है, तब यहाँ पे जो केस है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा ओपन किया जाता है, जिसके अंदर क्या दो चीज़ें बताई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोसिक्यूटर के द्वारा बताई जाती है कि क्या चार्जेस लगे हैं उस अक्यूज्ड पर्सन पे। दूसरा, वो जो चार्जेस हैं उनको प्रूव करने के लिए, यानी कि गिल्ट को प्रूव करने के लिए या दोषी प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए वो क्या एविडेंस का, क्या सबूतों का इस्तेमाल करेगा, वो भी जो है कोर्ट को वो बताएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 250 जो कि हमें बताता है एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज। जब भी कोई भी जो केस होता है, जब वो सेशन कोर्ट के पास भेजा जाता है या केस जो होता है कमिट किया जाता है सेशन कोर्ट को, तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड है, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति के पास 60 दिन का समय होता है एक एप्लीकेशन डालने के लिए उस कोर्ट के पास, यानी कि सेशन कोर्ट के पास, जो भी चार्जेस हैं उनको ड्रॉप करने के लिए, मतलब चार्जेस को हटाने के लिए उसके पास 60 दिन का समय होता है एक एप्लीकेशन डालने के लिए। कहाँ पर? सेशन कोर्ट में। अब यहाँ पे ये जो जज साहब हैं वो क्या करेंगे? जो भी केस के रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामिन करेंगे एंड दोनों साइड के, मतलब दोनों पक्षों को सुनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब अगर
जज साहब को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड या कोई सफिशिएंट रीजन ही नहीं है केस चलाने के लिए या प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे केसेस में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है, जो भी आरोप उसके ऊपर लगे हैं उनसे। एंड अब अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उसका जो रीज़न है क्यों डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसके जो रीज़न है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जज साहब के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 251, जो कि हमें बताता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में। अब अगर यहाँ पे जो हमारे जज साहब हैं उनको लगता है कि इस केस के अंदर, इस मैटर के अंदर कोई रीजनेबल ग्राउंड है और उनको वो ग्राउंड मिलता है और लगता है कि वो जो अक्यूज्ड है उसने ही क्राइम किया है, उसने ही वो ऑफेंस जो है, उसने ही जो अपराध है वो किया है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर वो जो अपराध है उसके ऊपर जो मुकदमा है वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि जो जज साहब हैं वो भी जो भी चार्जेस हैं उनको फ्रेम करेंगे एंड वो जो केस है उसको भेज देंगे सीजेएम के पास, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भेज सकते हैं। दूसरा केस क्या आ जाता है कि अब अगर वो जो ऑफेंस है, अब अगर जो वो अपराध है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही डील कर सकता है या उसको ट्रायल पे ला सकता है, तो ऐसे केसेस में जो जज साहब हैं वो क्या करेंगे, चार्जेस को फ्रेम करेंगे राइटिंग में विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर जो चार्जेस हैं उनको राइटिंग में फ्रेम करेंगे। एंड कब से, मतलब फर्स्ट जब पहली हियरिंग हो जाएगी तब से 60 दिन का समय रहेगा चार्जेस को फ्रेम करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उस व्यक्ति के ऊपर या जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसको वो चार्जेस सुनाए जाएंगे, उनके सामने पढ़े जाएंगे एंड अब उसको समझाया जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं। चाहे ये जो चार्जेस उसके सामने पढ़ना है या एक्सप्लेन करना है ये फिजिकली भी हो सकता है, मतलब फेस टू फेस भी हो सकता है, या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी उस पर्सन को चार्जेस रीड किए जा सकते हैं एंड एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अक्यूज्ड है, मतलब जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगा है, उससे ये पूछा जाएगा कि क्या आप गिल्टी हो या आप गिल्टी नहीं हो, इस उससे ये दो चीजें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 252। अब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, प्ली ऑफ गिल्टी। अब अगर वो जो अक्यूज था, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे थे, जो अभियुक्त था, वो ये मान लेता है कि हाँ मैं गिल्टी हूं, मैंने ये अपराध किए हैं, इनको मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे केस में जो जज साहब हैं वो जो भी उसने बोला है उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, उसको दोषी ठहराया जाएगा उसके ही बेसिस पे, मतलब क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया तो उसी बेसिस पे उसे दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 253, जो कि हमें बताता है व्हेन अक्यूज्ड क्लेम्स ट्रायल। अब क्या होता है कि एक तो केस ये हो गया कि अक्यूज ने जो भी अपराध थे वो स्वीकार कर लिए, तो जज साहब उसको दोषी ठहरा सकते हैं ऐसे केस में। लेकिन दूसरा केस ये आ जाता है कि अब अगर वो नॉट गिल्टी बोल देता है तो ऐसे केसेस में जो मुकदमा है फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो जो ट्रायल है वो मुकदमे की शुरुआत कर सकता है, मुकदमा क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर जो जज साहब हैं वो क्या करेंगे, एक डेट जो है वो फिक्स करेंगे, किस चीज़ के लिए, जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनके लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि विटनेसेस या डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए या बुलाने के लिए यहाँ पे जो हमारे जज साहब हैं वो समन भी इशू कर सकते हैं एंड या तो ज़रूरत पड़ने पे वारंट को भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 254, जो कि हमें बताता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे जो सरकारी वकील हैं वो अपनी साइड की जो चीज़ें हैं वो रखेंगे। तो जो डेट फिक्स की गई है जज साहब के द्वारा, तो उस दिन पे क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है वो अपने सारे एविडेंस, सारे गवाह, सारे सबूतों को यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। अच्छा, जो यहाँ पे विटनेस एविडेंस है, मतलब जो भी गवाह हैं, जो भी प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, उनका जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑडियो वीडियो मीन्स के द्वारा भी। नेक्स्ट आ जाता है, अब अगर कोई गवाही जो है वो दी जा रही है पुलिस एंड पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा सकता है। और क्या क्या चीज़ें जज साहब यहाँ पर कर सकते हैं, तो पहली चीज़ मान लो कि कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको डिफर किया जा सकता है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, अब अगर ये नेसेसरी लगता है, ये जरूरी लगता है कि पहले क्या हम करते हैं कि सारे जो अदर विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो ऐसे केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफर किया जा सकता है।
अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जो डिफेंस है या डिफेंस की साइड के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन को बाद में करेंगे, पहले काम करते हैं जितने भी अनदर या फिर अदर टेस्टिमनी हैं उनको सुन लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो जज साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी विटनेसेस हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई नए फैक्ट्स आ जाते हैं तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है विटनेसेस को दोबारा बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 255 जो कि हमें बताता है एक्विटल के बारे में। एक्विटल को आप हिंदी में दोष मुक्त समझ सकते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जज साहब हैं वो जो भी प्रोसिक्यूशन के जो भी एविडेंस हैं उनको सुनने के बाद, जो भी आपके विटनेसेस होंगे उनको सुनने के बाद, या अक्यूज्ड को जिसके ऊपर आरोप लगा है उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, और जो भी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन के साइड के, इन सब को देखने के बाद, सुनने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो जज साहब है उनको ऐसा लगता है जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं पाया जाता है जज साहब के द्वारा, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि उस पर्सन को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसे दोष मुक्त किया जा सकता है उन आरोपों से। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 256 जो कि हमें बताता है एविडेंस फॉर डिफेंस। अब मान लो वो जो अक्यूज था उसको दोष मुक्त नहीं किया जाता है, तब यहाँ पे किसको मौका दिया जाता है, अक्यूज को मौका दिया जाता है। मतलब अक्यूज को मौका दिया जाता है या फिर डिफेंस साइड को मौका दिया जाता है। कौन सी चीज़ों के लिए, कि वो अपना जो डिफेंस है या जो अपनी साइड की स्टोरी है उसको रख सके एंड जो भी एविडेंस है उसको प्रोड्यूस कर सके, चाहे यहाँ पे विटनेस एविडेंस है चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नेक्स्ट आ जाता है, अब अगर जो अक्यूज्ड है वो कोई रिटन स्टेटमेंट देता है तो उसको जो रिकॉर्ड में है ऐड किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, जो जज साहब हैं यहाँ पर वो समन को भी इशू कर सकते हैं फॉर डिफेंस विटनेस। मतलब डिफेंस जो है अपने विटनेसेस को बुलाने के लिए मान लो जज साहब के पास अप्लाई करती है, एंड तो जज साहब क्या है यहाँ पे उनके लिए समन भी इशू कर सकते हैं, लेकिन वो तभी इशू करने चाहिए जब कोई डिले का मैटर ना हो या फिर वो जो प्रोसेस है उसका मिसयूज ना हो रहा हो, तभी जो है जो समन है वो इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 257 जो कि हमें बताता है फाइनल आर्गूमेंट्स। अब क्या होता है, डिफेंस साइड की भी जो भी एविडेंस है या फिर जो भी विटनेसेस हैं उनको सुनने के बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रोसिक्यूटर को एक चांस दिया जाता है कि आप अपने साइड से जो भी केस है उसको सम अप कीजिए, समरी दीजिए एक तरीके से, एंड उसके बाद जो डिफेंस साइड है उसको मौका दिया जाता है या फिर जो भी अक्यूज्ड के साइड या उसके जो लॉयर्स हैं उनको मौका दिया जाता है रिप्लाई करने के लिए। अब अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ है जो कि आता है तो ऐसे केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है वो उसका रिप्लाई कर सकता है, लेकिन जज की परमिशन के बाद। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 258 जो कि हमें बताता है जजमेंट एंड सेंटेंस के बारे में। अब क्या होता है, जैसे ही दोनों साइड के जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो पूरे हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो जज साहब है वो फिर जजमेंट सुनाएंगे अपना विद इन 30 डेज। जैसे ही आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 30 दिन के अंदर जज साहब अपना जजमेंट देंगे, और ये जो 30 दिन का जो समय है ये 60 दिन भी हो सकता है, 60 दिन तक भी बढ़ सकता है, अब अगर उसके लिए कोई प्रॉपर रीज़न हो सकता है। अब अगर वो जो अक्यूज था वो कन्विक्टेड, दोषी पाया जाता है, तो उसको जो भी सज़ा है वो सुनाई जाएगी जज साहब के द्वारा, एंड जो भी ऑर्डर है वो एज पर द लॉ, मतलब कि कानून के हिसाब से जो भी ऑर्डर है उसे पास किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 259 जो कि हमें बताता है प्रीवियस कन्विक्शन केसेस में। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये अक्यूज है, मान लो वो एक रिपीटेड ऑफेंडर है, मतलब वो क्राइम को बार बार कर रहा है, ऐसे केसेस में जो करंट ऑफेंस है पहले उसके लिए उसको कन्विक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है प्रीवियस कन्विक्शन की जो भी एविडेंस है, जो भी सबूत है उनको लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 260। 260 ये बताता है कि अगर मान लो सेक्शन 222 के जो सब सेक्शन 1 है, जो कि मतलब मान लो जो भी डेफेमेशन लाइक केसेस हैं या फिर जो भी कोई प्राइवेट केसेस है जो कि सेशन कोर्ट के सामने लाए गए हैं, तो ऐसे मैटर में प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे सेशन कोर्ट है वो जो प्रोसीजर फॉलो करेगा ऐसे मैटर में वो होगा वारंट केस। अच्छा, ऐसे केसेस में जो सुनवाई है या फिर जो भी मुकदमा है वो प्राइवेट हियरिंग भी हो सकता है, मतलब इन कैमरा जो भी है वो ट्रायल हो सकता है। अब अगर जो भी पार्टीज हैं वो कहती हैं, जज साहब के पास रिक्वेस्ट करती हैं कि जो ये ट्रायल या फिर जो मुकदमा होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए, या फिर अगर कोर्ट ही ऐसा कोई आदेश देता है तो इन कैमरा जो ट्रायल है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब अगर जो यहाँ पर जो कोर्ट है उसको ऐसा लगता है कि जो चार्जेस थे
वो फॉल्स थे या फिर बेसलेस थे, तो ऐसे केसेस में जिसने वो चार्जेस लगाए हैं, जो कि कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट कर रहा था उस केस में, ऐसे पर्सन से ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये बताओ कि आपको क्यों नहीं कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि आपने गलत केस लगाया तो अब आपको कंपनसेट करना है, तो उससे शो कॉज मांगा जा सकता है। दूसरा, अब अगर कोई रीजनेबल रीजन नहीं है उसके पास, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है, जो भी कंप्लेनेंट है उसको ये ऑर्डर कर सकता है कि जाओ इस पर्सन को कंपनसेट करो, एंड ये अप टू 5,000 रुपये तक हो सकता है। ये जो कंपनसेशन है इसको एज ए फाइन रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो कंप्लेनेंट है वो क्या कर सकता है, उस कंपनसेशन ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ पे जा सकता है, हाई कोर्ट में एक अपील के थ्रू। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, कंपनसेशन तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वो जो अपील का समय है वो एक्सपायर नहीं हो जाता है, या फिर वो जो अपील है जो कि हाई कोर्ट में की गई है, जब तक उस पर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक जो कंपनसेशन है वो पे नहीं हुआ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.